कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। देखो, डायबिटीज मेलाइटिस चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2 है, उन दोनों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को सबसे पहले हमने डिवाइड किया एज एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि शॉर्ट टर्म या फिर अर्जेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हमारे पास जो हम बात कर रहे थे अभी, कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस बहुत ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस में। कॉज क्या है कीटोएसिडोसिस का? सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण लिपोलिसिस या फिर फैट ब्रेक डाउन होता है, जो कि फ्री फैटी एसिड्स रिलीज करता है। अब लिवर जो है वो फ्री फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बॉडीज बनाता है। अब कीटोएसिडोसिस में हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सबसे पहले एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख लगेगी नहीं, गर्मी हो जाएगी पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा। नेक्स्ट चीज आती है नॉजिया और वॉमिटिंग आएगी, डीप और फास्ट ब्रीदिंग पेशेंट लेना शुरू कर देगा, और कंफ्यूजन और कोमा लास्ट स्टेजेस होती हैं कीटोएसिडोसिस का। यानी कि मैकेनिज्म में क्या हुआ? लिपोलिसिस हुई, फ्री फैटी एसिड बने, एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होगी और कीटोन बॉडीज बनी। कीटोन बॉडीज की फर्दर होने की वजह से कीटोएसिडोसिस हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, डीप या फास्ट ब्रीदिंग और कंफ्यूजन या कोमा का स्टेट पेशेंट शो करने लग पड़ा। नेक्स्ट बात आती है हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा के बारे में। ये मेनली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर देखा जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, यानी कि हाई ब्लड शुगर के कारण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और वाटर का लॉस बॉडी के अंदर से देखा जाता है। इसकी वजह से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है और पानी भी बाहर जा रहा है तो यानी ब्लड ग्लूकोज और ज्यादा हाई हो जाएगा। तो सिम्टम्स में हमारे पास एक्सट्रीम लेवल की प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बॉडी के अंदर देखे जाते हैं। थिक ब्लड हो जाएगा, ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी क्योंकि पानी बाहर जा रहा है, क्योंकि हमें ज्यादा ग्लूकोज बाहर निकालना है। तो इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से ब्लड थिक हो जाता है और उसके कारण थ्रोम्बोटिक क्लॉट या ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनली स्ट्रोक में पेशेंट जा सकता है। ये कॉमनली देखा जाता है। अगर इंसुलिन की डोज पेशेंट ज्यादा ले ले तो वहां पे इंसुलिन की एक्सेस बॉडी के अंदर हो जाती है। दूसरा कारण आता है हमारे पास इंसुलिन लगा लिया, खाना नहीं खाया। तीसरा कारण आता है स्ट्रेस के कारण। इन तीनों के कारण जो है वो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम कर जाता है, फॉल कर जाता है, जिससे कि फाइनली हमारे पास अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा लो लेवल पे आ जाए तो परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन को चलने के लिए हमेशा ग्लूकोज चाहिए रहेगा। उसके बाद आती है डायबिटिक कंट्रोल बिगड़ जाता है, टोटली बिगड़ जाता है, बॉडी रिबाउंड नहीं कर पाती और रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हाई आता है। बॉडी एकदम से डर जाती है, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, सेल्स और ज्यादा ग्लूकोज मार रहे हैं, तो रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा हाई स्पाइक कर जाते हैं। ये हो गया हमारे पास एक्यूट सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बोथ जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को रिजल्ट करती हैं, जिससे कि मल्टीपल ऑर्गन डैमेज और फेलियर हो सकता है। ये यूजुअली हाई और परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होता है और टिश्यू और इम्यून रिस्पॉन्सेस को ये डिरेंज कर देता है। सबसे पहले हमारे पास आती है एथेरोस्क्लेरोसिस। जो प्रोसेस होता है नैरोइंग और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज का, उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग डायबिटीज मेलाइटिस। ये चीज सबसे पहले कॉज करेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है टू द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स वो डिरेंज कर जाएगा और फाइनली ऑर्गन फेलियर हमारे पास देखा जाता है। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्या रहते हैं? हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि बॉडी के अंदर हाई फैट लेवल्स रहेंगे। HDL लेवल्स यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा, तब हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस का खतरा इंक्रीज कर जाता है। रिड्यूस्ड HDL लेवल्स, क्लियर। नेक्स्ट आती है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। एक्सेसिव ग्लूकोज प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोटीन्स होती है उनके साथ बाइंड कर जाता है एक्सेसिव ग्लूकोज। अब इस बाइंडिंग की वजह से जो प्रोटीन्स है उनका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। अब प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर में ही नहीं रहेगा तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज कर जाएंगे। इंक्रीज प्लेटलेट्स एडिसिवनेस। हमने पहले बात करी कि ब्लड बहुत थिक हो जाता है, तो इसमें प्लेटलेट एडिसिवनेस भी इंक्रीज कर जाती है, जिससे कि ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस भी इंक्रीज कर जाते हैं। और ओबेसिटी और हाइपरटेंशन हमारे पास एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है फॉर डायबिटीज मेलाइटिस। कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आता है? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, सेरेब्रल स्ट्रोक और गैंग्रीन। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? इससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक आ जाता है विदाउट एनी सिम्टम्स। पहले प्रायर कोई सिम्टम आएंगे नहीं और उसके बाद सीधा हार्ट अटैक आएगा डायबिटीज मेलाइटिस में। सेरेब्रल स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड फ्लो ब्रेन को वो डिक्रीज कर जाएगी। कैसे?
हमारे पास जो फ्लो होने वाली आर्टरीज है वो पहले ही नैरो और क्लॉग होती जा रही है। अब अगर ब्रेन को एक बारी ब्लड फ्लो गया तो ग्लूकोज गया, ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिला तो सेरिब्रल स्ट्रोक हो जाएगा। गैंग्रीन, गैंग्रीन का मतलब होता है कि डेथ ऑफ टिश्यूज हो जाती है, स्पेशली टोज और फीट जो होते हैं वहां पे गैंग्रीन सबसे ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी, डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती हैं उनका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस पर ग्लूकोज एक्सेसिव होने के कारण उनके प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड होने के कारण उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा और यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थिक होने की वजह से जो कैपिलरी है वो नैरो हो जाएगी, नैरो होने की वजह से ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्किन इफेक्ट हो जाएगी, स्केलेटल मसल इफेक्ट हो जाएंगे, आई, किडनी और अदर ऑर्गन सिस्टम्स भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है नॉन वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में। नॉन वेस्कुलर टिश्यूज हमारे पास बॉडी में 3 तरह के होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स, रीनल ट्यूब्यूल्स और बोमेंस कैप्सूल। इनके अंदर भी हमारे पास डिरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी इन डायबिटीज मेलाइटिस। कॉज क्या रहेगा, रिकरेंट हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन्स और प्रोटीन्स। इस ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर्स बॉडी के अंदर चेंज होना स्टार्ट कर जाएंगे। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज। रीनल सिस्टम में जो डायबिटीज होता है उसके कारण हमारे पास जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका डैमेज स्टार्ट हो जाता है, बोमेंस कैप्सूल का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स का डैमेज स्टार्ट हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में ज्यादा कॉमन होती है रादर देन टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 एकदम ऑनसेट फास्ट करती है। क्लिनिकल सिंड्रोम्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, यूरिन में प्रोटीन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यूरिन के थ्रू प्रोटीन का सीवियर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और रीनल फेलियर। अब इतना प्रोटीन बाहर निकाल रही है किडनी, इतना प्रेशर रीनल सिस्टम पे पड़ रहा है, किडनी पे पड़ रहा है, ऊपर से दवाइयां पेशेंट अलग खा रहा होगा, वो भी किडनी बाहर निकाल रही है, तो फाइनली रीनल फेलियर होना स्टार्ट कर जाता है, यानी किडनी से अपना काम करना बंद कर देती है। एडिशनल रिस्क में क्या आता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज में पेशेंट चला जाता है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो बंद होने का खतरा है वो 40 गुना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट बात आती है डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स का डैमेज हो रहा है, न्यूरॉन्स का डैमेज हो रहा है। न्यूरोपैथी में सबसे पहले हमारे पास आंखें जाती है, रेटिनोपैथी, ठीक। और अफेक्टेड एरियाज में हमारे पास पूरी नर्वस सिस्टम, पूरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है, वो बहुत ज्यादा कॉमन रहेगा। फीलिंग्स जो है, यानी कि जो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज है उनमें फीलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। पेशेंट को चुभ रहा है, चोट लग रही है, पता नहीं चलेगा। अब ये चीजें पता नहीं चलेंगी, इनका हाइजीन को मेंटेन नहीं करेगा, ये चीजें खराब होना स्टार्ट कर जाएंगी, ठीक है। फिर फाइनली इन्हें कट करना पड़ता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सेगमेंटल डीमाइलिनेशन हो जाती है। डीमाइलिनेशन का मतलब है कि नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीट होती है उसके सेगमेंट्स में निकलना स्टार्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिग्नलिंग है वो भी इफेक्ट हो जाती है और प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है न्यूरॉन्स की वो लूज हो जाती है। शॉन सेल इंजरी, नर्व्स को जो सपोर्ट करने वाले सेल्स होते हैं शॉन सेल्स, उनका डैमेज होना स्टार्ट कर जाता है। एक्सोनल डैमेज। तीसरी चीज आती है नर्व फाइबर्स डायरेक्टली इंपैक्ट होना स्टार्ट कर जाती है। अब इन तीनों की वजह से सेगमेंटल डीमाइलिनेशन, शॉन सेल इंजरी और एक्सोनल डैमेज, इसकी वजह से फाइनली हमारे पास जो बॉडी के अंदर सिग्नलिंग है वो इफेक्ट हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, रिसेप्टर ही नहीं काम करेंगे, बॉडी परसीव ही नहीं कर पाएंगी। अगर जल रहा है हाथ तो जल जाए, लेकिन पेशेंट को फील ही नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से ऑर्गन्स बहुत ज्यादा लॉस रहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई डैमेज, ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज रहता है और ये 60% ज्यादा देखा गया है इन डायबिटिक पेशेंट्स। और इसके साथ साथ इसमें ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और कॉर्नियल डिजीजेस का खतरा भी इंक्रीज कर जाता है। ग्लूकोमा शब्द का मतलब होता है कि आई का अंदर का जो प्रेशर है, ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, उसे हम कहते हैं ग्लूकोमा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में जो लेंस होता है आई का वो क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। तो दिखना बंदे को जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉर्नियल डिजीजेस। कॉर्निया, आई का जो आउटर सरफेस है, आउटर जो ये जो आई का बाहर वाला सरफेस रहता है वो उसका सरफेस डैमेज होना स्टार्ट कर जाता है। अब कॉर्निया एक बार डैमेज हो गया ना तो फिर वो रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। हाई रिस्क टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में ही देखा जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट अगर खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करता है, अपनी हैबिट्स को चेंज करता है, अपना फूड रिक्वायरमेंट चेंज करता है, ढंग की चीजें टाइमली खाता है, तो उसमें ये चीजें जो होती है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक नहीं आती। नेक्स्ट बात आती है इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन क्यों कॉमन होते हैं? सबसे पहली बात है कि परसेप्शन पेशेंट को कम हो गई बहुत ज्यादा। अब चोट लग रही है, चल रहा है हाथ, या कोई मच्छर काट गया, कोई चीज काट गई, कीड़ा काट गया, तो वो पेशेंट परसीव ही नहीं कर पाता है, तो वहां से इन्फेक्शन का कारण और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है।
इसके साथ साथ इम्पेयर्ड ल्यूकोसाइट फंक्शन हो जाता है। उसके बाद आते हैं रिड्यूस सेलुलर इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा वीक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को ग्लूकोज के एक्सेसिव लेवल्स होने की वजह से चेंज होना पड़ जाता है। अब इस स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से इनका फंक्शन जो है वो वही डिरेंज कर जाता है। कॉमन इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शंस और डायबिटिक अल्सर्स। तो इसमें बेसिकली हमें फाइनली क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ड्रग्स हैं वो हमें कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करने हैं, बट उनके साथ साथ हमें अपनी डाइट भी मेंटेन करनी है। अगर डाइट मेंटेन नहीं की जाएगी तो ड्रग्स तो पहले ही हमारे किडनीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, ऊपर से ग्लूकोज के हाई लेवल्स हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो फाइनली ये सारे ऑर्गन सिस्टम का फेलियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो डायबिटीज से बचने का एक ही तरीका है, खुद को मेंटेन करना, वाटर इनटेक बराबर रखना, जो फूड है उसे मैनेज करना, और फाइनली अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। ठीक है, टाइप 1 में तो पेशेंट को इंसुलिन लेना ही पड़ता है, लेकिन टाइप 2 में खुद को बचाने का या फिर खुद को मेंटेन करने का जो काम है वो पेशेंट इजीली कर सकता है अगर वो खुद का मन बना ले तो। ठीक है, थैंक यू।